वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 17 अगस्त 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक होगा, दो आर्टिकल हैं, एक काबुल से संबंधित यानी अफगानिस्तान और दूसरा है पॉल्यूशन से संबंधित, और एक टॉपिक है एक्सरसाइज जर एल बहर के। तो ये तीनों को देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। आप यहाँ पर तस्वीरें देखें, यहाँ पर तालिबान के द्वारा पूरी तरह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया गया। इससे संबंधित एक वीडियो बनाया गया है जो कि कोल्ड वॉर से लेकर के तालिबान के जो वर्तमान स्थिति है वहाँ तक इसमें बतलाया गया। आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसके हिस्ट्री को पूरे बतलाया गया, किस प्रकार से यहाँ पर अलकायदा बना, यूएसआर का विघटन कैसे हुआ, कोल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ, सभी इसको यहाँ पे बतलाया गया। आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं इस वीडियो को। आज का जो आर्टिकल है फॉल ऑफ काबुल, इसे देखते हैं। इतिहास जो है पूरी तरह से घूम चुका है, यानी कि 15 अगस्त 2021 को ये जो इतिहास है पूरी तरह से घूम चुका है। ये जो तस्वीर है हालांकि 2021 की है या 15-16 अगस्त 2021 की है, लेकिन ऐसी स्थिति आपको 2000 के दशक में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो स्थिति है फिर से बदली है। यानी कि ये जो इतिहास है एक प्रकार से फिर से अपना चक्र पूरा कर रहा है, क्योंकि एग्जैक्ट 20 वर्ष पहले यहाँ पर तालिबान का शासन था, कहाँ, अफगानिस्तान में। और आज जो है तालिबान के द्वारा फिर से पूरे अफगानिस्तान पर जब शासन स्थापित किया गया, तब यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी जो है लगभग 5 मिलियन लोगों को छोड़ करके देश से भाग गए। इसके अलावा अमेरिका भी अपने एम्बेसी को यहाँ पर छोड़ गया, यहाँ तक कि अपने कुछ विमान जो है उसको भी यहाँ पर छोड़कर चला गया। यानी कि सभी जो है तालिबान से डर करके यहाँ से भाग गए हैं और अपने नागरिकों को भी सुरक्षा देने का आश्वासन नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि जब 1996 में तालिबान की सरकार बनी थी, उस समय उसका जो नेता था मुल्ला उमर, इनकी ये जो एक प्रकार से हत्यारा था, इसे वहाँ के जनजातीय कानून के तहत छोड़ दिया गया था। और यही जो मुल्ला उमर है, अब जो है यहाँ पर इसे छोड़ने का परिणाम आपको पता है पूरे देश को मिला, यानी अफगानिस्तान को। यहाँ फिर से तालिबान जो है कब्जा स्थापित किया। तो आप सोचिए एक व्यक्ति को छोड़ने का परिणाम कितना हो सकता, आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर सेना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, पुलिस जो ने अपने स्टेशन को छोड़ दिया, उत्तरी अलायंस और वहाँ की सरकार पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। इसीलिए अब जो है अफगानिस्तान में यह डर बन रहा है कि ये जो मुल्ला उमर की जो सरकार बन रही है, इससे जो है यहाँ पर कठोर धार्मिक कानून को फिर से लागू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जब 1996 में तालिबान कब्जे यहाँ एक ही सरकार में थी, यानी कि सत्ता पे थी, तब वहाँ पर महिलाओं को काम करने का कोई अधिकार नहीं था। इनकी महिलाएं घर से निकलकर बाहर कोई काम नहीं कर सकती थी। इसके अलावा अगर वो घर से निकलती है तो एक पुरुष के साथ जो उसका रिलेटिव हो उसके साथ निकलती थी, साथ में उसके फेस जो वो ढके होने चाहिए थे। साथ ही ये जो लड़कियां होती थी उनको स्कूल जाने का भी अधिकार नहीं था जब तालिबान यहाँ पर सत्ता में था। इसके अलावा उस समय की बात करें तो टीवी, म्यूज़िक, पेंटिंग, फोटोग्राफी आदि यहाँ पर बंद हो गए थे, पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। अगर इसका कोई उल्लंघन करता था तो उसको कठोर पनिशमेंट भी दिया जाता। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते किस प्रकार से महिलाओं को यहाँ पर पीटा जाता था, बंधक बना करके रखा जाता था। और यही डर के कारण जो है आप काबुल एयरपोर्ट पर देख सकते हैं स्थिति कैसी बन गई, लोग वहाँ से भाग रहे हैं क्योंकि वो तालिबान के जो शासन है उसमें नहीं रहना चाहते हैं। आप ही सोचिए 20 वर्ष तक इनको एक प्रकार से आज़ादी का माहौल दिया गया और अचानक उन्हें बंद कर दिया जाए, कोई रहना चाहे नहीं चाहेगा। इसीलिए जो है लोग यहाँ से भाग रहे हैं। ये जो तालिबान का विजय हुआ है यानी अफगानिस्तान पर, यह कोई छोटी मोटी विजय नहीं बल्कि यह ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, क्योंकि ये जो है न सिर्फ ये मेडावल माइंडसेट के व्यक्ति हैं बल्कि इनको अब एक प्रकार से आधुनिक हथियार भी मिल चुका है। इसके अलावा एक देश भी मिल चुका है, यानी कि 1996 से स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। हालांकि अमेरिका कह सकता है कि हमने तो अपना काम कर दिया। क्या काम? यानी कि 9/11 की घटना का जो बदला है उसने मई 2011 में ही ले लिया था। यानी कि अलकायदा के जो प्रमुख है कौन, ओसामा बिन लादेन को उसने मार गिराया था और वो कह सकता है कि हमने अपना बदला ले लिया। लेकिन आप ही सोचिए 20 साल जब आपने बदला लिया तो उसी समय आप यहाँ से क्यों नहीं निकल गए? यहाँ पर आपने लगभग 20 साल तक यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस के साथ यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर समर्थन भी किया, लेकिन अब आप जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति क्यों बन गई कि तालिबान आपके घोषणा करने के बाद ही यहाँ पर इस प्रकार से मजबूत हो जाता है। आपने तो शपथ लिया था कि हम जो है अफगानिस्तान को एक पुनर्निर्माण देश बनाएंगे, इसके अलावा यहाँ से आतंकवाद को नष्ट कर देंगे, लेकिन बैटलफील्ड से आप खुद भाग रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के जो प्रमुख नेता है वह भी देश छोड़ करके भाग रहे हैं।
तो यहाँ के नागरिकों का क्या होगा, इन तालिबानियों के हाथ में कैसे ये चले गए। 1996 में जब तालिबान की सरकार बनी थी तब उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वहाँ पर तालिबान जब सरकार में आया था तब यहाँ पर प्रमुख नेता जैसे कि अहमद शाह मसूद, जिन्हें पंजजीर का शेर कहा जाता है, इसके अलावा बुरहानुद्दीन रवानी, यह पूरी तरह से प्रतिरोध करते थे किसका, तालिबानियों का। इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के अन्य नेता भी यहाँ पर साथ रहते थे। हालांकि ये कुछ घाटी में छिप गए थे, लेकिन यह हमेशा यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर करते रहते थे तालिबान का। लेकिन आज स्थिति ऐसे नहीं, यहाँ के नेता भाग चुके हैं, यहाँ पर कोई उत्तरी अलायंस नहीं है, कोई सरकार नहीं है। पूरा जो देश है कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, पूरी तरह से तालिबान के कंट्रोल में है। इसके अलावा तालिबान की शक्ति और तब बढ़ गई जब चाइना, रसिया और पाकिस्तान, इन तीनों के द्वारा इसका समर्थन भी कर दिया गया। अब ये जो स्थिति है काफ़ी भयावह हो सकती है। हालांकि तालिबान सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि वह अपने देश में नागरिकों की पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब सोचिए दोहा में जब बात हो रही थी किसके बीच, अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच, उस समय इन्होंने क्या कहा था कि हमारे लड़ाकों को छोड़ दिया जाएगा, तब जो है हम अपने ये जो गठबंधन की सरकार है नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ मिलकर के यहाँ पर सरकार का गठन करेंगे। यानी कि एक प्रकार से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने स्थिति को देखा किस प्रकार से हथियार के बल पर यहाँ पर सत्ता को प्राप्त किया गया इन तालिबानियों के द्वारा। तो अगर इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम सुरक्षा को देंगे तो एक प्रकार से धोखा है। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, यानी कि सुरक्षा की बात करते हैं तब तो अच्छी बात है कि एक प्रकार से तालिबान में फिर से जो है अफगानिस्तान में लोकतंत्र तो बहाल हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद काफ़ी कम है क्योंकि तालिबान का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है अफगानिस्तान में, उसे कहा जा सकता है कि वह अब जो है एक अंधेरे साए में जाने को तैयार हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉल्यूशन संबंधी है, यानी कि बीटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन संबंधित। दरअसल 12 अगस्त को केंद्र सरकार के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल को नोटिफाई किया गया। इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि अगले वर्ष 1 जुलाई से ये जो प्लास्टिक, पॉलीस्टीरीन और एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन जैसे कि ईयरबड्स, प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, रैपिंग और जो पैकिंग फिल्म्स होते हैं, उसे 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से उसके मैन्युफैक्चर, सेल और यूज को बैन कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो अभी 50 माइक्रोन है तो उसे बढ़ा करके 75 माइक्रोन से नीचे के अगर कोई प्लास्टिक बनते हैं तो उसे 30 सितंबर 2021 से प्रतिबंध कर दिया जाएगा और उसके बाद अगले वर्ष 31 दिसंबर से 120 माइक्रोन से नीचे वाले जो प्लास्टिक होते हैं उसे भी बैन कर दिया जाएगा। यानी कि अभी जो वर्तमान में 50 माइक्रोन से नीचे जो होते हैं प्लास्टिक उसे यूज नहीं किया जाता है, लेकिन इसे बढ़ा करके 75 और 120 माइक्रोन किया जाएगा, क्योंकि अगर मोटे प्लास्टिक होंगे तो वो थैले के रूप में होंगे। अभी आप सोचिए ये प्लास्टिक इस तरह से है तो उसे बढ़ा करके इस तरह से किया जाएगा, यानी कि थोड़ी इसकी मोटाई बढ़ा जाएगी और उसके बाद इसकी मोटाई और थोड़ी बढ़ा दी जाएगी तो इसमें मजबूती आ जाएगी, तो इसे लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे ना। ये जो सिंगल वाला प्लास्टिक होते हैं इसे लोग 5 मिनट 10 मिनट या फिर घंटों यूज करके इसे फेंक देते हैं, है ना। सिंगल एक ही बार यूज़ किया और उसका फेंक दिया। लेकिन अगर ये थोड़ा मजबूत रहेगा तो लोग इसे घर में रखेंगे भी और बार बार इसका इस्तेमाल भी करेंगे। इसलिए इसकी जो मोटाई है वह 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन हो जाएगी, ताकि ये जो प्लास्टिक है इसे नाली में ना फेंके, क्योंकि ये जो कचरे हैं बाद में जाकर के नदियों में गाद को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि जो पानी है वह भी सही ढंग से समुद्र तक नहीं पहुँच पाता है और शहरों में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यह जो निर्णय लिया गया है दरअसल एक एक्सपर्ट ग्रुप के माध्यम से लिया गया है, उसने सुझाव दिया था। दरअसल इस एक्सपर्ट ग्रुप को बनाया गया था 2 साल पहले डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा। उल्लेखनीय है कि 2018 में जब भारत सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि वह 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देगा, तब उसकी काफ़ी प्रशंसा की गई थी, क्योंकि उस समय वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे चल रहा था और उसी दिन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 2022 तक जो है हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि घोषणा तो कर दिया गया लेकिन नीति निर्माण नहीं किया गया। इसके अलावा CPCB की बात करें तो उसने भी कहा कि 22 राज्यों ने घोषणा किया कि वह सिंगल यूज प्लास्टिक को
बैन करते हैं, लेकिन वह भी प्रभाव में नहीं आ सका क्योंकि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होने लगी, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि विश्व में जो टॉप ग्लोबल जो प्रोड्यूसर है पॉलीमर और अन्य प्लास्टिक के, तो उसमें 6 जो है इंडिया में स्थापित है, यानी कि टॉप 100 में 6 कंपनियां कहाँ पे इंडिया में स्थापित है। इसके अलावा 2019-20 तक भारत के द्वारा 34 लाख टन को जनरेट किया गया प्लास्टिक को, और मात्र 60% ही रिसाइकल किया गया। तो स्थिति ये है। लेकिन विश्व में जो है स्थिति काफ़ी बदल रही है, क्योंकि यूएन प्लास्टिक ट्रीटी जो है वह काफ़ी बढ़ रहा है। उसी के तहत ये जो G7 राष्ट्र है वे क्या कर रहे हैं, जो समुद्र है उसको साफ़ करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं यूएन प्लास्टिक ट्रीटी को, यानी कि सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उनको या पूरी तरह से बैन करना चाहते हैं। लेकिन भारत में जो है 2022 तक जो शपथ लिया गया था भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, तो हमें नहीं लगता कि ये जो है यह जल्द ही खत्म हो सकता है, क्योंकि 2021 भी अब खत्म होने को है और अगले वर्ष तक इसे एलिमिनेट करने का शपथ लिया गया था, यानी कि काम काफ़ी तेज़ी से करने होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार जो है एक ब्रॉडर प्लान ला सकती है, ताकि ये जो पॉल्यूशन है, यानी कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसे रोका जा सके। इसमें हम राज्यों की बात करें तो राज्यों के द्वारा ये जो म्यूनसिपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनको कंपलसेशन भी नहीं रहता है। ये जो कचड़े उठाने वाले होते हैं, आपने देखा होगा आपके मोहल्ले वाले जो कचड़े आते हैं उसमें कचड़े वाले, उसमें भी काफ़ी देर होती है, आज आया तो कल नहीं, इसके बाद 10 दिनों बाद, इस प्रकार से होते रहते, कचड़े उठ नहीं पाते हैं और वह वहीं पर पड़े रहते हैं, जिस कारण से गंदगी वहाँ पर फैलती रहती है। यानी कि राज्य सरकार की यहाँ पर कमियाँ हैं, वो प्रॉपर ढंग से अपने कानून को लागू नहीं कर पाती है। तो ये है आर्टिकल प्लास्टिक पॉल्यूशन संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सरसाइज जैर अल बहर संबंधित। दरअसल यह जो एक्सरसाइज है भारतीय नेवी और कतर नेवी के बीच में किया गया पर्सियन की खाड़ी में, यहाँ पर पर्सियन जो गल्फ है यहाँ पर किया गया। यह दूसरा अभ्यास था भारत और कतर के बीच। यहाँ पे आप देख सकते हैं कतर यहीं पे है पर्सियन की खाड़ी में। ये पर्सियन की खाड़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से व्यापार, क्योंकि ये जो तेल का व्यापार होता है इसके लिए यही रास्ता यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे गल्फ ऑफ पर्सियन, और इन दोनों को जोड़ने वाला एक संधि है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी कि हॉर्मुज जल संधि कहाँ पे है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के पास। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूएई और ये ओमान यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी है मैप, इसे याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।